नमस्ते नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, बेहतरीन और बहुत शानदार होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का मैं भावना भाटी स्वागत कर रही हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइएगा, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो सभी प्यारे साथियों को हमारा प्रणाम, सभी प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार, और सभी प्यारे जो साथी हैं वो हमारे साथ जुड़ जाइए और हम अपनी क्लास को बेटा शुरू करने वाले हैं। आप लोग एक बार मुझे बता दीजिएगा कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ पहुंच रही है। अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग थम्स अप कर दीजिएगा, उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, तो सभी को नमस्कार भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे। चलिए क्लास को कर लेते हैं शुरू। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सेल, और सेल टॉपिक में हम लोग बात करेंगे आज कोशिका के प्रकार की। तो आइए हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो हमारी जो क्लास रहेगी उसमें जो आज की हमारी हेडिंग रहती है टाइप्स ऑफ सेल। हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सेल की, कोशिका के प्रकार को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ सेल। तो आप लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा कि सेल 2 टाइप्स की होती है। सेल आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कोशिका 2 प्रकार में बटी हुई है दोस्तों। कोशिका 2 तरीके की होती है। मैम कौन कौन सी कोशिका होती हैं, तो आइए, हमने कल भी पढ़ा था, एक बार फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसको कहते हो, प्रोकैरियोटिक सेल, यानी हिंदी में कहते हैं इसको अकेंद्रीय कोशिका। अकेंद्रीय कोशिका जिसको आप कहते हो दोस्तों। ठीक है, और दूसरा जो होता है दोस्तों आप लोग जानते हो वो होती है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल, एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल जिसको कहा जाता है सकेंद्रीय कोशिका। ठीक है, दैट इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल, जिसको आप हिंदी में कहते हो सकेंद्रीय कोशिका। तो आइए इनके बारे में करते हैं बात, इनके बारे में हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं, है ना। लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ सेल। ठीक, क्लियर। चलिए देखिए, आपको मैंने कल कहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल को आप हिंदी में कहते हो अकेंद्रीय सेल। अकेंद्रीय कोशिका मतलब इसमें केंद्रक नहीं होता है। यहां आप देख रहे हो कि इसको कहा जाता है सकेंद्रीय कोशिका, मतलब यूकैरियोटिक सेल। यहां पर आपको केंद्रक दिखाई देता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग लिखने वाले हैं, तो आप लिखोगे केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली। भाई केंद्रक भी नहीं है और केंद्रक झिल्ली भी नहीं है, नहीं पाई जाती। ठीक है, तो केंद्रक और केंद्रक झिल्ली जो हैं वो नहीं पाई जाती है। क्लियर दोस्तों। तो आप लोगों ने कहा कि न्यूक्लियस भी नहीं है यहाँ पर, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। क्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि वो कोशिका जिसके अंदर ना तो केंद्रक होता है और ना केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली होती है। केंद्रक झिल्ली लिखना बेटा, है ना। जहां पर केंद्रक के चारों तरफ कोई झिल्ली भी नहीं होती है उसको कहते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल आर नॉट प्रेजेंट, लिख लीजिएगा। तो ऐसी कोशिका जहां आप लोगों को ना तो केंद्रक मिलता है और ना केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली। भाई जब केंद्रक ही नहीं है, न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वहां पर प्रेजेंट नहीं होगी। जब केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली भी वहां पर नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। अब हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कि मैम यूकैरियोटिक सेल की खास बात क्या है। तो भाई यहाँ पर आपको न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, केंद्रक भी उपस्थित है, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। तो सेल विच हैव न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ, तो जिसके पास केंद्रक भी है और केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली भी है उसी को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो आप लोग लिखेंगे कि केंद्रक और केंद्रक झिल्ली दोनों पाई जाती हैं दोस्तों। केंद्रक व केंद्रक झिल्ली दोनों पाई जाती हैं। ये प्रश्न आपको आ सकता है पेपर में कि कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, तो आप बताते हो वो होती है यूकैरियोटिक सेल। क्लियर।
आप लोगों ने लिखा कि यहाँ पर केंद्रक भी है और केंद्रक झिल्ली भी है, तो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, बोथ आर प्रेजेंट, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ आर प्रेजेंट हियर। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर आपको दोनों स्ट्रक्चर दो है वो दिखाई देते हैं। अब मैडम जी बात ये है या कॉन्सेप्ट ये है कि केंद्रक क्या होता है और केंद्रक झिल्ली क्या होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपने क्लियर कर लिए। अब मैं आपको समझाती हूँ कि केंद्रक क्या होता है और केंद्रक झिल्ली। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, ऐसा मानकर चलो कि ये कोशिका है, ठीक है। अब इस कोशिका के सेंटर में बेसिकली है ना, इस कोशिका के सेंटर में एक ऑर्गेनल आपको दिखता है, इसी को कहा जाता है केंद्रक दोस्तों। इस कोशिका के मध्य में आपको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखेगी, उसी को आप कहते हो न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके चारों तरफ आपको एक मेम्ब्रेन भी नजर आती है इस तरीके से, लाइक दिस। इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन भी आप लोग देखते हैं। अ मेम्ब्रेन इज विजिबल अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन भी विजिबल होती है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली को कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। तो ऐसी कोई संरचना आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलती दोस्तों। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना आपको, ऐसा मानो ये कौन सी सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, ऐसा मानकर चलो दैट इज यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक भी होता है और केंद्रक झिल्ली भी होती है। तो भाई दोनों स्ट्रक्चर आपको विजिबल हो रहे हैं, तो दैट्स मीन ये है यूकैरियोटिक सेल। इसका मतलब कि ये होती है आपकी सकेंद्री कोशिका, मतलब इसमें केंद्रक भी है और केंद्रक के चारों तरफ कोशिका केंद्रक झिल्ली भी दिखाई दे रही है, क्लियर। अगर मैं आपको ए कोशिका का नाम इसको दे देती हूँ, ये ए कोशिका है, ए सेल, और यहाँ पर अगर आप देखो, मान लीजिए ये भी एक कोशिका है दोस्तों, मान लीजिए ये भी एक सेल है जिसको हमने बी सेल बोला। अब इसको अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको कोई न्यूक्लियस अंदर नजर नहीं आ रहा और ना ही कोई मेम्ब्रेन यहाँ पर आपको नजर आ रही है, तो दैट्स मीन ये वाली कोशिका हो जाती है प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें आप लोगों को ना तो केंद्रक दिखता है और ना केंद्रक के चारों तरफ कोई झिल्ली। तो इस तरीके की जो कोशिका है उसको अकेंद्री कोशिका कह देते हो, इस तरीके की जो कोशिका है उसको सकेंद्री कोशिका कह देते हो। वर्कशीट आज तैयार हो जाएगी और आज शाम तक उसको अपलोड करवा दूंगी, ठीक है बच्चा। चलो तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट पॉइंट से आपने क्लियर करा कि प्रोकैरियोटिक के पास केंद्रक भी नहीं है, मतलब न्यूक्लियस नहीं है, और ना ही केंद्रक झिल्ली यहाँ पर है, क्लियर। अगर हम बात करके चलते हैं ना, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये पुरानी कोशिका है दोस्तों, ये प्राचीन कोशिका है। सबसे पहले जब पृथ्वी पर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा था, सबसे पहले जब पृथ्वी पर जीवों का विकास हो रहा था, तो यही वाली कोशिका बनी थी। इन्हीं से धीरे 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 मॉडिफाई होकर ये वाली सेल बनी। एकदम से ये वाली सेल नहीं बनी, पहले ये वाली सेल बनी थी। तो ये अविकसित कोशिका है, ये दिस इज अनडेवलप्ड सेल। तो आइए अगला पॉइंट हम लोगों को क्या लिखना है, अब समझकर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट आई होप आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट में हम फिर से वही वाली बात करने वाले हैं कि इधर हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, यानी अकेंद्री कोशिका की, और इधर हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, यूकैरियोटिक सेल की, यानी सकेंद्री कोशिका की, क्लियर। अब मैम दूसरा पॉइंट क्या होने वाला है, सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो आप लोगों की प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये प्रिमिटिव सेल है, ये आग कोशिका है। तो लिखोगे यह है आग कोशिका है। आग, आग का मतलब होता है प्राचीन, यह प्राचीन कोशिका है दोस्तों। तो कौन सी कोशिका प्राचीन कोशिका होती है, आपको ऐसा पूछा जाए तो आप लोग बताकर चलते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल प्राचीन कोशिका होती है, आग सेल है। तो लिखोगे इट इज प्रिमिटिव सेल या दिस इज प्रिमिटिव सेल, दिस इज प्रिमिटिव सेल। तो ये प्रिमिटिव सेल की कैटेगरी में आती है दोस्तों। मैम प्रिमिटिव सेल का मतलब क्या होता है, प्राचीन कोशिका है ये कैसी कोशिका है, प्राचीन, ठीक है ना।
आगे बढ़े। ये कैसी कोशिका है? ये विकसित कोशिका है, मतलब ये डेवलप्ड सेल है, इसका विकास हो चुका है, इसमें बहुत सारे कोशिकांग, इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो बन चुके हैं। यहाँ बहुत से पार्ट आपको नहीं बने, जैसे केंद्रक नहीं बना, अभी हमने पढ़ा था, केंद्रक झिल्ली भी नहीं बनी, नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट यहाँ पर आपका केंद्रक भी बन गया और केंद्रक झिल्ली भी बन गई, तो ये विकसित है। तो ये क्या होता है दोस्तों? तो लिखोगे यह विकसित कोशिका है, यह विकसित कोशिका है। तो ये कौन सी कोशिका की कैटेगरी में आती है? विकसित कोशिका है। इट इज डेवलप्ड सेल, या दिस इज डेवलप्ड सेल। तो ये डेवलप्ड सेल की कैटेगरी में आती है। क्लियर दोस्तों? तो कौन सी कोशिका विकसित कोशिका है, ये आपको पूछे तो आप बताओगे यूकैरियोटिक सेल। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट मैम, थर्ड पॉइंट ये कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर जो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है या भित्ति से घिरे हुए कोशिकांग नहीं होते। अभी समझाऊंगी, पहले लिखो। तो लिखना है भित्ति युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, भित्ति युक्त कोशिकांग, भित्ति युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। मैम ये कौन सा नया मुद्दा है? अभी बताऊंगी, पहले लिखते चलो। मैंने कहा ना कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल है जिसमें बहुत सी चीज नहीं होती है। तो भैया अभी तक आपने पढ़ा कि केंद्रक भी नहीं है, अब आप पढ़ रहे हो कि भित्ति युक्त कोशिकांग भी नहीं है ना? तो भित्ति युक्त कोशिकांग नहीं होते। ये ऐसी कोशिका है जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। तो लिखेंगे मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। तो भाई यहां पर आप लोगों को मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल भी नहीं दिखते। क्लियर दोस्तों? समझ में आई बातें? तो एब्सेंट होते हैं, आप लोग याद रखोगे। मैम यहां की अगर बात करें तो यहाँ सब पाया जाता है दोस्तों, ये विकसित कोशिका है, यहाँ सब मिलेगा। तो आप लोग लिखोगे सभी पाए जाते हैं। आपने लिखा है यहाँ पर सभी पाए जाते हैं, यहाँ सारी चीजें पाई जाती हैं, यहाँ सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, ऑल आर प्रेजेंट, ऑल आर प्रेजेंट, यहाँ पर सभी आपको देखने को मिलते हैं, सभी पाए जाते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि मैम भित्ति युक्त कोशिकांग होते क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते क्या हैं? तो आइए इस पॉइंट को भी समझाती हूँ। ठीक है, आ जाओ। फिर से हमने बात करी कि मान लीजिए ये कोशिका है दोस्तों, ये ए सेल है ए, और ए कोशिका को मैंने कहा था कि ये यूकैरियोटिक सेल है, यानी ये सकेंद्री कोशिका है। कैसी कोशिका है? सकेंद्री। मतलब इसके अंदर अभी अभी आपने देखा कि इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट था एंड न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन भी मौजूद थी। तो केंद्रक भी एक कोशिका, केंद्रक भी क्या है? झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ठीक है, जो केंद्रक होता है वो भी क्या है दोस्तों? झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। जो न्यूक्लियस होता है ना वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है दोस्तों। यानी मेम्ब्रेन का मतलब है ऐसे सेल ऑर्गेनल जो किसी झिल्ली के अंदर रखे हुए हैं, जिनके चारों तरफ एक झिल्ली है। ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन है दोस्तों, तो ये भी झिल्ली वाला कोशिकांग हुआ। वैसे ही अभी आप आगे चलकर पढ़ोगे माइटोकॉन्ड्रिया होता है इस तरीके से, इसके भी चारों तरफ ये भी इनफोल्डेड होता है एक मेम्ब्रेन के अंदर, इसके भी चारों तरफ ऐसे झिल्ली होती है, तो ये भी झिल्ली वाला कोशिकांग हो गया। अभी आप पढ़ेंगे कि मैडम जी यहाँ पर होते हैं आप लोगों के गोल्गी बॉडीज इस तरीके से, ऐसे ऐसे, तो ये भी आपके क्या होते हैं? मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं, इनके भी चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, तो ये भी झिल्ली वाले कोशिकांग है। क्लियर? आपको कभी भी पूछे कि कुछ और कोशिकांग, जैसे यहाँ पर मैं बना दूं क्लोरोप्लास्ट, ये आपने देखा कि ये क्लोरोप्लास्ट है, इनके भी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, ये भी ऐसे मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं। तो दैट्स मीन जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर कोशिका झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं? ये सब कोशिकांग है। एक सेल के अंदर जो भी आपको दिखाई देता है वो कोशिकांग होते हैं। तो ये सब सेल ऑर्गेनल है, दीज ऑल आर सेल ऑर्गेनल। तो ये इनमें से कुछ सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहते हैं, भित्ति के अंदर बंद रहते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे मिलते हैं भित्ति वाले। लेकिन अगर मैं बी सेल की बात करूं, बी सेल मान लीजिए ये भी एक कोशिका है दोस्तों, इसके अंदर आप लोगों को दिखाई दिया कि ना तो बिचारी में अंदर केंद्रक है, ना बिचारी में ऐसे कोई कोशिकांग है, तो यहाँ कुछ नहीं है।
यहाँ पर कुछ नहीं है प्रोकैरियोटिक के अंदर। अकेंद्रीय कोशिका में आपको प्यारे दोस्तों कोई भी झिल्ली वाला कोशिकांग नहीं दिखता। तो मैम कौन से कोशिकांग होते हैं? इसमें होते हैं ऐसे ऐसे राइबोसोम, और राइबोसोम के ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती। इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं ओनली। ठीक है, यहाँ पर ओनली क्या होंगे? राइबोसोम होंगे। और राइबोसोम जो होंगे दोस्तों वो यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी है राइबोसोम। तो राइबोसोम पर कोई झिल्ली नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा कि यहाँ पर एक भी ऐसा कोशिकांग नहीं है जिसके चारों तरफ झिल्ली हो। तो झिल्ली वाला कोई भी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये सब पाए जाते हैं। तो वही हमने पॉइंट लिखा हुआ है कि भित्ति युक्त कोशिकांग नहीं होते, यहाँ पर भित्ति युक्त कोशिकांग होते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा, मैं सब एग्जाम्पल बताऊंगी अभी कि प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल कहाँ पाई जाती है, अभी सब बताऊंगी। अभी एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे हम लोग। क्लियर? आ जाओ आगे बात करते हैं। ठीक है बेटा, रेलवे बुक जो है, रेलवे विज्ञान बुक, वो आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी बिल्कुल ले सकते हो, नो डाउट, बिल्कुल ले सकते हो। क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट में भी आपको साइंस आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है, और उसमें एनसीईआरटी लेवल की बहुत बेहतरीन बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स दी हुई है। तो आप बिल्कुल उसको उस बुक को यूज कर सकते हो। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अगला, अब आप लोगों का जो थर्ड पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। तो भाई एक बार फिर से बात करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की। तो फिर से हम लोगों को लिखना है इधर प्रोकैरियोटिक यानी कि अकेंद्रीय कोशिका, और एक बार फिर से लिखना है यूकैरियोटिक यानी कि सकेंद्रीय कोशिका। तो अब हमने 3 पॉइंट हैं जो क्लियर कर लिए हैं। चौथा पॉइंट कौन सा है? चौथा पॉइंट कि मैंने अभी भी कहा था कि दोनों में सेम बात यह है कि राइबोसोम दोनों में है। तो राइबोसोम यहां भी पाए जाते हैं दोस्तों। मैम राइबोसोम भी क्या है? तो राइबोसोम आर ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनल। राइबोसोम भी एक तरीके के कोशिकांग है दोस्तों। अब ये कोशिकांग क्या करते हैं, इनका काम मैं अभी बाद में बताऊंगी, क्योंकि एक एक करके अभी आप इनको पढ़ोगे, एक एक करके सबके बारे में बताऊंगी। अभी हम दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं तो दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं वो यहां भी पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं दोनों में, है ना। अभी कभी भी आपको प्रश्न आए कि कौन सा कोशिकांग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में होता है, तो राइबोसोम ऐसे कोशिकांग हैं, राइबोसोम सेल ऑर्गेनल है दोस्तों, ऐसे सेल ऑर्गेनल है जो दोनों में मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में भी। तो राइबोसोम यहां भी है और राइबोसोम यहां भी है। तो क्या मैम एक जैसे राइबोसोम है दोनों में? तो हम कहेंगे नहीं, यहां पर जो राइबोसोम है उनमें अंतर है, देखने को अंतर मिलता है आप लोगों को, दोनों में अंतर है। तो यही प्रश्न बनेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसे राइबोसोम है, यूकैरियोटिक कोशिका में कैसे राइबोसोम है। तो आप बताते हो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम होते हैं, 70S यानी छोटे वाले राइबोसोम, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80S राइबोसोम है। 80S मतलब बड़े वाले राइबोसोम। 70 बड़ा होता है, 80 बड़ा होता है, 70 बड़ा होता है या 80 बड़ा होता है? आप कहते हो कि 70 स्मॉलेस्ट नंबर होता है कंपैरेटिवली 80। ठीक है, तो 80 ज्यादा बड़ा होता है, 70 छोटा होता है। तो इसीलिए छोटे राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। बाद में विकसित होकर ये वाली कोशिका बनी और इसमें बन गए बड़े वाले राइबोसोम, 80S राइबोसोम। ठीक है, चलो अगला पॉइंट कि मैम साइज, तो ये कोशिका जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका साइज छोटा होता है, तो यह आकार में छोटी होती है दोस्तों। वैसे तो सारी कोशिका आकार में छोटी होती है, बट अगर इसकी तुलना में इसको देखा जाए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कौन बड़ी होती है, तो यूकैरियोटिक बड़ी होती है, प्रोकैरियोटिक छोटी होती है। तो यह आकार में छोटी होती है। आप लोग बताएंगे कि यह आकार में कैसी होती है, छोटी, तो आप लोग बताएंगे स्मॉलर इन साइज। ये होती है स्मॉलर इन साइज, ये बेसिकली साइज में छोटी होती है। मैम ऑलमोस्ट इसका साइज कितना होता है, तो मैं पॉइंट में लिख रही हूँ, इसका साइज होता है 0.1 से 0.3 माइक्रोन। कितना होता है दोस्तों इसका साइज, इस कोशिका का 0.1 से 0.3 माइक्रोन होता है इस कोशिका का साइज। ठीक है, अगर हमने बात करी इसकी यूकैरियोटिक सेल की, तो ये जनरली बड़ी होती है, इसके कंपैरेटिवली ये बड़ी होती है, बिगर होती है। तो लिखोगे यह आकार में, और लिख लेना
ठीक है, यह आकार में बड़ी होती है। ठीक है, यह आकार में क्या होती है दोस्तों, बड़ी होती है। इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी कोशिका का आकार क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है, और कौन सी का बड़ा होता है। तो यह आकार में कैसी होती है, आप लोगों ने बताकर चला बड़ी। तो लिखोगे इट इज बिगर इन साइज। तो ये बेसिकली बिगर होती है दोस्तों। मैम इसका साइज कितना होता है, इसका साइज 5 से लेकर 100 माइक्रोन तक हो सकता है। ठीक है, 5 to 100 माइक्रोन इसका साइज हो सकता है। तो बेसिकली आप जब देखोगे तो ये प्रोकैरियोटिक सेल छोटी दिखेगी, यूकैरियोटिक सेल बड़ी दिखेगी। क्लियर। अब बात करते हैं दोनों के अंदर कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डीएनए कैसा होता है। मैम क्या डीएनए दोनों में है, हाँ जी बच्चा, डीएनए दोनों में है। अब हम लोग बात करेंगे कि मैम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर डीएनए कहाँ होता है। ये मेन पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमने बात करी फिर से एक बार प्रोकैरियोटिक की, हमने बात करी फिर से एक बार यूकैरियोटिक की। तो दोस्तों 6 नंबर का जो पॉइंट है वो होगा कि इनका जो डीएनए है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, यानी सर्पिलाकार डीएनए होता है इनके अंदर। तो पूछा जाता है, तो आप लोग बताते हो कि सर्पिलाकार डीएनए पाया जाता है, सर्पिलाकार डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो इनके अंदर कैसा डीएनए पाया जाता है, सर्पिलाकार, सर्कुलर डीएनए होता है इनके अंदर, सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट। तो आप लोगों को कभी भी पूछे कि किस प्रकार का डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है या सर्कुलर डीएनए किस कोशिका में होता है, तो आप कहते हो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जिसको आप लोग अकेंद्रीय कोशिका के नाम से जानते हो। क्लियर दोस्तों। अब आ जाओ बात करते हैं कि मैम सर्पिलाकार डीएनए कैसा होता है। तो मतलब इस तरीके का डीएनए, इस तरीके का डीएनए होता है इनके अंदर, इस तरीके का। ठीक है, जबकि हम लोगों ने बात करनी है कि यूकैरियोटिक में सकेंद्रीय कोशिका में किस प्रकार का डीएनए होता है। तो सकेंद्रीय कोशिका जो होती है यहाँ पर लीनियर डीएनए होता है, रेखाकार डीएनए। तो यहाँ पर कैसा डीएनए होगा, रेखाकार डीएनए होता है, रेखाकार डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब डीएनए क्या है, तो बेटा डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है किसी भी कोशिका का। यानी कि जब कभी भी आप बात करते हो किसी भी जैसे हमारे अंदर हमारे मम्मी पापा का डीएनए है, हमारा डीएनए हमारे बच्चों में जाएगा, तो किसी भी कोशिका का जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। डीएनए से ही पहचान की जाती है कि हम किसके बच्चे हैं। तो एक कोशिका से जब दूसरी कोशिका बनती है तो उसका डीएनए दूसरी कोशिका में जाता है। तो यहाँ पर रेखाकार डीएनए पाया जाता है, यानी कि आप लोग बताते हो कि लीनियर डीएनए इज प्रेजेंट। क्लियर। तो यहाँ पर कैसा डीएनए देखने को मिलता है, लीनियर डीएनए। लीनियर बोले तो कुछ इस तरीके का डीएनए होता है, कुछ इस तरीके का रेखाकार, आप बता सकते हो ऐसे ऐसे रेखाकार डीएनए होता है, लीनियर डीएनए इनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब आ जाओ मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कैसे आपको डीएनए दिखेगा। ये है दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल। एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ये कैसी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक सेल है दोस्तों, ये अकेंद्रीय कोशिका है। अब आपको नजर आ रहा है ना, ये जो इसके अंदर पर्पल कलर से आपको नजर आ रहा है, ये पर्पल कलर से जो आपको ऐसे ऐसे ये दिख रहा है, ये इसका डीएनए है। तो इसके अंदर सर्कुलाकार डीएनए होता है दोस्तों, सर्कुलाकार डीएनए। ठीक है, साइज पूछा जाता है बेटा, बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्लियर, क्लियर। चलो आओ आगे बात करते हैं, है ना। डीएनए और आरएनए में अंतर बेटा सब पढ़ाऊंगी, जब आप डीएनए और आरएनए पर आओगे सब पढ़ाऊंगी। डीएनए डबल हेलिक्स है, आरएनए सिंगल हेलिक्स है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है और आरएनए जो होता है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, डीएनए के अंदर नाइट्रोजिनस क्षार अलग अलग होते हैं, थाइमीन होता है। आरएनए के नाइट्रोजिनस क्षार अलग होते हैं। एक सेकंड देना मुझे।
बच्चों का पूरा शोर। चलो आओ आगे बात कर लेते हैं हम। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। तो ये है आप लोगों की यूकैरियोटिक सेल दोस्तों। ये किस तरीके की सेल है? यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक सेल है। ये आपकी सकेंद्री कोशिका है। अब ये जो सकेंद्री कोशिका है, इसमें आपको जो डीएनए देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है? आप लोग बताकर चलोगे कि इसमें जो डीएनए होता है वो यहाँ होता है केंद्रक में। देखो ये केंद्रक है, इसके अंदर देखने को मिलता है तुम्हें डीएनए। तो ये केंद्रक है और केंद्रक के अंदर होता है इसमें डीएनए। ठीक है, यहाँ देखने को मिलेगा डीएनए। ठीक, जबकि अभी अभी आपने जो पढ़ी थी ये यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें तो कहीं केंद्रक ही नहीं होता। तो इसका डीएनए ऐसे पूरी कोशिका में बिखरा रहता है, बीच में को इकट्ठा हुआ रहता है ऐसे। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है, इसका जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अंदर रहता है दोस्तों। वो केंद्रक के अंदर स्टोर रहता है। यहाँ है डीएनए। हमारी कोशिका में जो डीएनए होता है वो केंद्रक में होता है। तो कैसा डीएनए है हमारा? रेखित डीएनए। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए। अब एक खास बात और देखने को मिलती है डीएनए में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डीएनए में एक और खास बात है। क्या? कि भैया इनका जो डीएनए है ना वो विदाउट हिस्टोन होता है। डीएनए विदाउट हिस्टोन, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन के बिना जो डीएनए है वो कौन सी कोशिका में होता है? आप बताओगे प्रोकैरियोटिक में। और हमारी कोशिका जो होती है इसमें ये जो डीएनए है इसके चारों तरफ हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन क्या है? एक तरीके की प्रोटीन। ठीक है, तो लिखोगे डीएनए हिस्टोन के बिना होता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के बिना होता है, हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है दोस्तों। क्लियर? जबकि हमने यहाँ पर अगर बात करी, इसमें क्या होगा? जो डीएनए होता है वो विद हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो लिख लीजिएगा डीएनए विदाउट हिस्टोन। यहाँ पर जो डीएनए है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए किसके अंदर जो डीएनए है वो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन के बिना डीएनए किस में होता है? आप बताओगे प्रोकैरियोटिक में। और मैम यहाँ पर हमने बात करी तो यहाँ पर आपको मैंने कहा ना यहाँ सब चीजें मिलती हैं। तो यहाँ जो डीएनए है उस पर हिस्टोन प्रोटीन भी लगी हुई है। तो लिखोगे डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। ठीक है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन होती है डीएनए के अंदर। ठीक है दोस्तों, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? तो हमारे डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन दिखेगी, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। मैम किस तरीके से? जैसे कि आप लोग बात करते हो, यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से, ये जो आपको लाल रंग से फीता सा नजर आ रहा है ये आपका डीएनए है। ये जो आप रेड कलर से देख पा रहे हो ये स्ट्रक्चर, ये आप लोगों का डीएनए है दोस्तों। अब ये आप लोगों का डीएनए है और ये जो ब्लू कलर से तुम्हें दिखाई दे रही है ये आप लोगों की हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो हमारा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता है, यानी ये हमारा डीएनए हुआ और हमारे डीएनए के अंदर होती है इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन ऐसे। तो हमारा डीएनए जो होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। जबकि जो ये वाली कोशिका है प्रोकैरियोटिक सेल, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है दोस्तों, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके डीएनए के अंदर कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। इसके डीएनए के अंदर कोई आपको किसी भी तरीके की जो हिस्टोन प्रोटीन है वो नजर नहीं आती। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो आओ आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पूछा जाएगा? ये पॉइंट क्लियर ना है ना? ढोल सा लग रहा है बट ढोल नहीं है। ये हिस्टोन प्रोटीन है जो डीएनए के हेलिक्स को बनाने का काम करती है, डीएनए को बांध के रखने का काम करती है। ठीक है, इसीलिए हमारा डीएनए लीनियर है, रेखांकित है। लेकिन उसका डीएनए ऐसे बिखरा पड़ा है क्योंकि उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। उसका डीएनए ऐसे सर्कुलर है, बिखरा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल का। चलो आओ आगे बात करते हैं। मैसेज सबका जा रहा है बेटा, सबके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपको डीएनए को पढ़ाऊंगी।
जब हम यहाँ पे हेडिंग पढ़ेंगे ना डीएनए डालकर, तो उसके बारे में सारे पॉइंट पढ़ाऊंगी। अभी हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस कर रहे हैं, तो उसी को लेकर चल रहे हैं बेसिकली। आओ बात करते हैं कि मैम जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो कौन सा है। तो भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की जब हम एक बार फिर से बात करते हैं, तो यहाँ पर बात चलेगी किसकी दोस्तों, एग्जाम्पल्स की बात चलेगी कि मैम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसका उदाहरण क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल किसमें देखने को मिलती है, एग्जाम्पल बताओ। तो प्रोकैरियोटिक सेल आप लोगों के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बहुत छोटे जीव, एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली केवल एक कोशिकीय में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये किसमें देखने को मिलती है, केवल एक कोशिकीय जीवों में। जो एक कोशिकीय जीव है, सिंगल सेल्यूलर है, एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। तो किस प्रकार की कोशिका एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है, आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग बताओगे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ये एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। ओनली प्रेजेंट इन सिंगल सेल्यूलर या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको देखने को मिलती है। क्लियर। तो ओनली प्रेजेंट इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, केवल एक कोशिकीय में पाई जाती है। एक कोशिकीय कौन होते हैं, जो बेचारे केवल एक ही कोशिका से बने हैं, जैसे बैक्टीरिया, जैसे कि जीवाणु, ठीक है। तो ये किस में पाई जाती है, जीवाणु के अंदर पाई जाती है। कभी भी पूछे कि एक बैक्टीरिया के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अ बैक्टीरिया हैव विच टाइप ऑफ सेल, एक जीवाणु के पास किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, आप कहोगे प्रोकैरियोटिक, यानी अकेंद्रीय कोशिका होती है जीवाणु के अंदर, ठीक है। मैम और एग्जाम्पल बताओ। और एग्जाम्पल से आप लोगों के नीली हरी शैवाल, ठीक है, नीली हरी शैवाल। नीली हरी शैवाल को हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं ये भी एक तरीके के यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक कोशिकीय जीव है दोस्तों। इनका एक और नाम है, हम ब्लू ग्रीन एल्गी को एक और नेम से जानते हैं, इनका एक और नाम है। ये प्रश्न आता है पेपर में कि ब्लू ग्रीन एल्गी को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इनको कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। इनको कहते हैं हम लोग दोस्तों क्या, साइनोबैक्टीरिया। यानी कि क्लास जिसको रिकॉर्डेड लग रही है भैया रिकॉर्डेड में ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड में ही पढ़ लो, ठीक है। आओ इधर सुनो। तो अब मेरी बात सुनेंगे आप लोग कि यूकैरियोटिक सेल जो होती है इसके बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये यूकैरियोटिक सेल जो है इसके अंदर अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करते हो तो वो क्या होता है। फिलहाल हमने यहाँ पे देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, नीली हरी शैवाल है। नीली हरी शैवाल को आप साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हो, यानी इनको हिंदी में आप लोग साइनो जीवाणु भी कहते हो। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जिसके भी नाम के पीछे आपको जीवाणु शब्द दिखे, साइनो जीवाणु, जिसके भी नाम के पीछे आपको जीवाणु शब्द दिखे तो समझ जाना उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ये ट्रिक है, कभी भी किसी के नाम के पीछे जीवाणु लगा मिले समझ जाना उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया हो गया, सिंपल बैक्टीरिया हो गया, तीसरे नंबर पर आर्की बैक्टीरिया, आर्की जीवाणु दोस्तों, आर्की जीवाणु यानी आर्की बैक्टीरिया। क्लियर। तो आर्की बैक्टीरिया जो होता है इसके अंदर भी कैसी सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल। यहां लिख रही हूं आर्की जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया, नीचे जगह नहीं है, अगली स्लाइड पे लिखूंगी तो समझ नहीं पाओगे कि किसका एग्जाम्पल था ये। तो आर्की बैक्टीरिया भी एग्जाम्पल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण की कि मैम यूकैरियोटिक सेल किस किस में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स की अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है।
चलो बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की। तो मैम ये क्या होगा बेटा? कोई बात नहीं रोहित, अगर वो टॉपिक 2 बार हो गए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एक ही क्लास से कर सकते हो, कोई वहां पे दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ना है कि ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसका एग्जाम्पल क्या है। तो बेटा ये दोनों में पाई जाती है, ये एक कोशिकीय जीवों में भी पाई जाती है, सिंगल सेल्यूलर में भी पाई जाती है, एंड ये बहुकोशिकीय मल्टी सेल्यूलर में भी पाई जाती है। एक कोशिकीय में भी होती है और बहुकोशिकीय में भी होती है, यानी कि यूनिसेल्यूलर के अंदर भी मिलेगी, यूनिसेल्यूलर के अंदर भी मिलेगी और मल्टी सेल्यूलर में भी मिलती है, बोथ दोनों में मिलती है। अब आपको कभी भी पूछे कि यूनिसेल्यूलर, आपको कभी भी पूछे कि जो यूनिसेल्यूलर होते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, यानी कौन से एक कोशिकीय जीवों में आपको यूकैरियोटिक सेल मिलती है, तो आप कहेंगे अमीबा में। दोस्तों बहुत बार प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है, अपना इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसके आगे, क्योंकि आपको पेपर में पूछा जाता है कि अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय है, अमीबा यूनिसेल्यूलर है। अमीबा में एक ही सेल होती है दोस्तों, अमीबा के अंदर सारा काम एक ही सेल करती है, चाहे उसको खाना पचाना हो, चाहे उसको उत्सर्जन करना हो, सब काम एक सेल करती है। अमीबा में एक से ज्यादा सेल होती नहीं है। हमारे शरीर की बात करो तो हमारे शरीर में अरबों कोशिका है, लेकिन अमीबा में एक ही सेल होती है। जीवाणु में भी एक ही सेल होती है, नीली हरी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी में भी एक ही सेल होती है, सिंगल सेल होती है ओनली। और आर्की बैक्टीरिया, आर्की जीवाणु में भी सिंगल सेल होती है। लेकिन कभी भी आपको बैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया पूछे तो बताना इनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है। लेकिन जो अमीबा होता है दिस इज ऑल्सो यूनिसेल्यूलर, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी एक कोशिका है, बट इसमें अंतर क्या है, इसकी कोशिका आपको यूकैरियोटिक होती है। बहुत बार पेपर में प्रश्न बना है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप बताओगे पैरामीशियम, दूसरा एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ठीक है, जिसको आप लोग कहते हो पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो होता है इसमें भी आपकी कैसी सेल देखने को मिलती है, यूकैरियोटिक। तीसरा एग्जाम्पल यूग्लिना, यूग्लिना जो होता है ये भी एक तरीके का यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें भी कैसी सेल होती है आप लोग बताकर चलते हो, ये भी यूनिसेल्यूलर होता है, एक कोशिकीय होता है। समझ में आ गई बात, ये भी क्या है, एक कोशिकीय। तो ये कभी भी पेपर में मिले तो समझ जाना ये हैं तो एक ही कोशिका वाले, बट इनमें जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक होती है। कभी भी प्रोकैरियोटिक मत लगाना, मैंने ट्रिक बता दी है, किसी के भी नाम के पीछे जीवाणु आए तो उसी के अंदर होती है केवल प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आ गया ना नाम के पीछे, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया आ गया ना नाम के पीछे, और बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के नाम के जब भी आप किसी को सुने तो उनमें प्रोकैरियोटिक सेल होगी, बाकी सभी में यूकैरियोटिक होती है। मैम मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल बताओ, तो बेटा जितने भी आप पेड़ और पौधे देखते हो, जितने भी आप अपने आसपास पेड़ देखते हो, जितने भी अपने पास जंतु देखते हो, वो सब आते हैं बहुकोशिकीय में। तो हमारे अंदर भी जो कोशिका है वो यही है, हमारी बॉडी जो बनी हुई है जिस कोशिका से वो यही वाली कोशिका है। ठीक है, तो आप लोग बताकर चलते हो कि प्लांट्स जो होते हैं एंड एनिमल जो होते हैं दीज बोथ आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जंतु, बहुकोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय पादप किससे मिलकर बने हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं। मल्टी सेल्यूलर प्लांट एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। क्लियर। अब एक और चीज आपको यहाँ पर समझनी है, अब आपको कभी भी पूछे कि कौन सा एक कोशिकीय कवक है, कौन सा यूनिसेल्यूलर फंगस है जिसमें आपको यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है, तो बेटा कभी भी आपको पूछे चौथे नंबर पर कि ईस्ट जो होता है, ईस्ट, ईस्ट आप जानते हो खमीर बोलते हैं जिसको, खमीर, ईस्ट, इसमें भी यूकैरियोटिक सेल होती है। तो ये जितने भी स्लाइड पर आपको दिख रहे हैं ना एग्जाम्पल, सब में यूकैरियोटिक सेल है, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है ना, चलो आ जाओ अब आगे बात करेंगे, है ना। अब चलते हैं, आप लोगों का यहाँ पर जो मेन डिफरेंसेस थे वो आपने कर लिए, आप यहाँ से चीजों को कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर मैं आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम दिखाऊं तो ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल,
ये होती है दोस्तों एक अकेंद्रीय कोशिका, सबसे प्राचीन कोशिका है ये। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपको बहुत कम चीजें हैं जो दिखाई दे रही हैं। देखो बस इसके अंदर क्या होते हैं, ये सर्कुलर डीएनए है ना, इसका न्यूक्लियोइड डीएनए है, और इसके अंदर देखो ये पूंछ सी है जिसको फ्लैजिला कहते हैं, इससे चलती है, इससे चलता है, सेल वॉल है इसके पास, और इसके पास सेल मेम्ब्रेन है, और इसके पास ये प्लाज्मिड है, या आप बता सकते हो आरएनए, सॉरी जो इसके राइबोसोम है वो है। तो बाकी इसके पास और सारी चीजें कुछ नहीं होती। लेकिन अगर आप इस वाली सेल को देखेंगे, अगर आप कंपैरेटिवली इस सेल को देखेंगे, तो इसमें तुम्हें बहुत सी चीजें देखो नजर आ रही हैं। इसके अंदर तुम्हें रंग बिरंगी बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं, ये दुनिया भर का आड़ कबाड़ इसमें तुम्हें नजर आ रहा है। तो ये होती है तुम्हारी यूकैरियोटिक सेल। तो यही है जो प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलती है, यही है जो एनिमल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। आपकी कोशिका ऐसी है दोस्तों, हमारे शरीर की हर सेल आपको ऐसी दिखेगी। ठीक, अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हमने पढ़ना है कि मैम जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होती है, अगर इनको कंबाइंड रूप से हम देखें तो कैसी दिखाई देंगी, ऐसी। ये है आप लोगों की कैसी सेल, इसको कहते हो आप लोग यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक कोशिका है, ये सकेंद्रीय कोशिका है। ठीक है, और मैम ये जो हमें दिखाई दे रही है इधर, ये आप लोगों की प्रोकैरियोटिक सेल है, ये अकेंद्रीय कोशिका है, ये अकेंद्रीय कोशिका है। क्लियर हो गया ना सभी को। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब बात करेंगे कि मैम सेल थ्योरी को किसने दिया था। अब हम हेडिंग डालेंगे सेल थ्योरी। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेल थ्योरी। अब हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत, तो भाई दोस्तों कोशिका को लेकर एक सिद्धांत दिया गया था जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका सिद्धांत। क्या कहते हैं बच्चा, जिसको कोशिका सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कोशिका सिद्धांत है ये किसने दिया था, कब दिया था, आपको पूछा जाता है। क्या है कोशिका सिद्धांत, ये पूछा जाता है। तो कोशिका सिद्धांत को दोस्तों सबसे पहले पॉइंट हम लिखेंगे कि आप लोगों को कभी भी पूछे कि जो कोशिका सिद्धांत होता है वो किसने दिया है ना, तो आप लोग बताकर चलते हो कि दो साइंटिस्ट थे, शिल्डेन एंड श्वान। इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत को दिया था। तो मैं इसको यहीं पर आप लोगों को बताकर चलती हूँ कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया, दो साइंटिस्ट ने मिलकर। कौन कौन से साइंटिस्ट थे, शिल्डेन थे दोस्तों, शिल्डेन। ठीक है, शिल्डेन नाम के साइंटिस्ट थे, और दूसरे साइंटिस्ट थे श्वान, दूसरे साइंटिस्ट थे श्वान। तो शिल्डेन और श्वान ये दो नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया था। तो कभी भी आपको पेपर में पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, आप बताते हो शिल्डेन और श्वान ने। ठीक है मैम, शिल्डेन ने क्या कहा था, तो शिल्डेन जी ने बताया था पादपों के बारे में। इन्होंने पादप कोशिका के बारे में बताया, पादपों का निर्माण कोशिका से होता है, इन्होंने ये बात बताई। इन्होंने कहा कि जितने भी पादप है वो कोशिका से मिलकर बने हैं, मतलब जितने भी हम पेड़ पौधे देखते हैं ना, सबका शरीर कोशिका से मिलकर बना है। तो पादपों का निर्माण कोशिका से होता है, मतलब सारे के सारे पादप कोशिका से मिलकर बने होते हैं। प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, ये बात इन्होंने बताई थी। इन्होंने क्या कहा था कि प्लांट जो हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इन्होंने कहा था प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि जितने भी इस पृथ्वी पर आपको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं उन सब का शरीर कोशिका से ही बना हुआ है। बिना कोशिका के किसी सजीव का निर्माण ही नहीं हो सकता। तो हमने बात करी कि प्लांट्स भी लिविंग्स की कैटेगरी में आते हैं, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग, पौधे भी सजीव हैं। तो सजीव है तो इनका शरीर भी किससे मिलकर बना है, कोशिका से। और मैम श्वान ने क्या बताया था, तो श्वान ने बताया था दोस्तों कि जो ये होते हैं जंतु, इनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो बेसिकली जो श्वान थे इन्होंने तो किसके बारे में बताया, जंतुओं के बारे में। तो आप लोगों को कभी भी पूछे कि जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, इस बात को किसने बताया, आप बताएंगे श्वान ने बताया। श्वान एक साइंटिस्ट थे। तो जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, तो इस बात को किसने बताया था,
श्वान ने बताया था। तो इन दोनों ने मिलकर इस प्रकार पेड़ और जंतुओं के बारे में बताया। एक ने पादपों के बारे में, एक ने जंतुओं के बारे में। सेम बात कही कि पेड़ पौधों का शरीर भी कोशिका से बना है, और इन्होंने कहा जंतुओं का शरीर भी कोशिका से बना है। तो लिखेंगे एनिमल्स आर मेड अप ऑफ, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो जंतु जो होते हैं ये भी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही कहे जाते हैं सेल थ्योरी। यही है कोशा सिद्धांत, इसी को कहा जाता है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? शिल्डेन और श्वान ने दी थी। ठीक है, शिल्डेन ने ये बात कब बताई थी कि जो पादप हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं? तो आप लोग बताते हो 1838 में इन्होंने ये बात बताई थी। मैम श्वान ने कब ये बात बताई? तो बताते हो 1839 में। ठीक है, तो 1839 में तो जंतुओं के बारे में बताया श्वान ने, और 1838 में बताया था शिल्डेन ने पादपों के बारे में कि इनका शरीर किससे मिलकर बना होता है? आप बताते हो कोशिका से। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब एक बात और कही थी कि एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। इनके बारे में भी याद रखना, इन्होंने क्या करा था। तो रुडोल्फ वर्च्यू ने एक लाइन दी थी दोस्तों, इन्होंने कथन दिया था, उस कथन का नाम है ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला। इन्होंने एक लाइन दी थी, उसका नाम है ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, ये लाइन इन्होंने दी थी, ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला। मतलब इसका क्या मतलब होता है? इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, ई सेल्यूला। तो ये एक लाइन है दोस्तों, इस लाइन का मतलब होता है कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। पुरानी कोशिकाएं ही नई कोशिकाओं को बनाती हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन किसने दी? पेपर में ऐसे ही लिखाएगा कि कोशिका के संदर्भ में ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला को किसने बताया। ये पूरी लाइन ऐसे ही छपी आएगी पेपर में, तो आपको देखते ही पहचान लेना है कि ये किसने बताई थी लाइन? रुडोल्फ वर्च्यू ने। मैम इस लाइन का अर्थ क्या है? इस लाइन का मीनिंग क्या होता है? क्योंकि ये तो किसी और भाषा की लाइन लग रही है। इस लाइन का जो मीनिंग है वो ये है कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। पुरानी कोशिका नई कोशिकाओं को बनाती है। ठीक है, यानी जो आपके शरीर में नई नई कोशिकाएं आती है ना, वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनी होती हैं। पुरानी कोशिका नई कोशिकाओं से बनती हैं। इस लाइन का मतलब था कि पुरानी कोशिकाएं नई कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक है, तो लिखोगे न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय ओल्ड सेल। ओल्ड सेल को आप लोग मदर सेल भी कहते हो या पेरेंट सेल भी कहते हो। तो पुरानी कोशिकाएं ही नई कोशिकाओं को बनाती हैं। ये इस लाइन का मतलब था। मैम कैसे? चलिए आइए समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी कोई सेल है। जब ये सेल अपने आप को मैच्योर कर देगी दोस्तों, जब ये वयस्क हो जाएगी, जब ये परिपक्व हो जाएगी, मतलब जैसे आप लोग जानते हो कि हम लड़कियों की शादी कब करते हैं? 18 के बाद। 18 साल के बाद लड़कियां परिपक्व हो जाती हैं, फिजिकली रूप से भी और मेंटली, और सारा कुछ वो अपने आप को हैंडल कर सकती हैं फिर। लेकिन वैसे ही जो एक सेल है, जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो अपने आप को डिवाइड करती है, यानी अपने आप को विभाजित करती है। इसके अंदर ये जो केंद्रक है, पहले ये विभाजित होता है और फिर पूरी कोशिका ही विभाजित हो जाती है। इस प्रकार एक कोशिका से दो नन्ही नन्ही कोशिकाओं का जन्म हो जाता है। इसको कहते हैं ओल्ड सेल। इसी को कहेंगे पुरानी कोशिका, या इसी को कहा जाता है मातृ कोशिका। ये मम्मी कोशिका है, ऐसा समझ लो। ये मातृ कोशिका है, मम्मी कोशिका। ये मदर सेल है दोस्तों। ये कैसी सेल है? ये मदर सेल है। ठीक है, अब इसी ने क्या करा? विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाई। तो ये दोनों कोशिकाएं क्या हैं? इनको कहते हैं डॉटर सेल। इनको कहा जाता है डॉटर सेल। तो ये क्या है दोस्तों? इनको आप लोग कह देते हैं डॉटर सेल। ये हो जाती हैं
पुत्री कोशिका, इनको हिंदी में कह देते हैं पुत्री कोशिका। अब आगे धीरे धीरे ये भी वयस्क हो जाएंगी, जब ये भी मैच्योर हो जाएंगी तो ये भी आगे जाकर कोशिकाओं में बढ़ जाएंगी, फिर इनसे जो कोशिका बनेगी वो भी ऐसे ही करेंगी, फिर उनसे जो कोशिका बनेगी वो भी ऐसे ही करेंगी। तो कहने का मतलब है कि पुरानी कोशिकाएं ही टूट जाती हैं और नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। तो पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं। समझ में आई बात ना? क्लियर है ना? तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और अब हम लोग बात करेंगे किस बारे में। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि मैडम जी जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल आपने बताई, इनके जो आपने एग्जाम्पल बताए, इन एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल सेल की, तो प्लांट और एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कोशिकांगों की। तो भाई हेडिंग डालेंगे कोशिकांग। अब हम बात करेंगे कोशिकांग की, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स की। अब हम लोगों का जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। यानी एक कोशिका के अंदर जो आपने हमें तरह तरह की चीज दिखाई है, तरह तरह की चीजें जो आपने हमें बताई हैं, है ना, इनके बारे में अब हमें पढ़ना है एक एक करके। जैसे कि इस कोशिका को आप देखें तो इसमें आपको बहुत सारी ये चीजें नजर आ रही हैं, एक एक करके अब इन सब के बारे में पढ़ना है। इन सब से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है वो मुझे आपको बताना है। तो कोशिकांग अब हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। क्लियर? समझ में आई भाई बातें यहाँ तक? तो कल आप लोगों की जो क्लास है, मैं पहले ही बता रही हूँ, कल आप लोगों की जो क्लास होगी सेल ऑर्गेनल वाली वो इस टाइम नहीं होगी। कल मैं आपकी क्लास शाम को लगाऊंगी प्यारे बच्चों। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कल आप लोगों से मैं कुछ ऐसा झूठ या आप लोगों से कुछ ऐसा बोलना नहीं चाह रही हूँ। कल क्या होता है कि कल सेकंड लास्ट सैटरडे है। सेकंड लास्ट सैटरडे के अंदर हम लोगों को कुछ आने वाले बैचेस के ऊपर, या कौन से नए बैच आ रहे हैं, या आपके बैच को किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं, इस चीज को लेकर एक छोटा सा मीटअप है प्यारे बच्चों। तो मैं कल उस मीटअप में रहूंगी, इसीलिए कल आपकी जो क्लास है वो इस टाइम नहीं हो पाएगी। मैं ही क्यों रहूंगी मैं मीटअप में? क्योंकि मेरा जो मीटअप का टाइमिंग है वो 11 से 12:30 है दोस्तों। कल 11 बजे से 12:30 और हमारी क्लास 12 बजे होती है। तो मेरी क्लास का टाइम फंस रहा है उस टाइम पर, इसीलिए मेरी क्लास कल आपकी इस टाइम नहीं हो पाएगी। बाकी क्लासेस तो आपकी उसी टाइम होंगी। तो मैं आपकी क्लास छुट्टी नहीं करूंगी, मैं आपकी क्लास शाम में लूंगी प्यारे बच्चे। और वो आप लोग जब क्लास को देखेंगे कि क्लास किस बजे शेड्यूल है, तब वो आपकी क्लास जो है शेड्यूल हो जाएगी दोस्तों। ठीक है? क्लियर? समझ में आ गई बात? तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा चीजों को, कल परेशान नहीं होना आप लोगों को। कल आपकी जो ये 12 बजे क्लास होती है उस टाइम मैं मीटअप में रहूंगी, इसीलिए आपकी जो क्लास है कल इस टाइम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन शाम को मैं आपकी क्लास जरूर लूंगी दोस्तों। ठीक है? तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार जो क्लास है उसको शेड्यूलिंग में देख लीजिएगा कि किस टाइम शेड्यूल है। वो फिक्स टाइम में अभी इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मुझे आपका देखना पड़ेगा कि आपकी क्लास किस टाइम फ्री होती है शाम को। तो फिर हम आपकी क्लास जरूर करेंगे कल, लेकिन 12 बजे नहीं करेंगे, शाम को करेंगे दोस्तों। ठीक है? तो आप परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी, आप बिल्कुल भी चीज़ों को लेकर अपने अंदर परेशानी नहीं लाएंगे। तो मिलेंगे अब कल एक नए टाइम पर, वो आपको पता चल जाएगा। क्लास जब शेड्यूल होगी तो उसके नीचे टाइम भी लिखा होगा, तो आप उसी टाइम क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों? धन्यवाद, नमस्कार।